माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 4। रक्षित ने आग्नेय के हाथ पर हाथ रखा और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं जाता हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन क्लिक करने जा रहा हूँ। आग्नेय ने हम कहा। रक्षित वहां से चला गया। आग्नेय चेयर पर बैठ गया। उसने अपने फोन में धनुषी की फोटो निकाली और उसे देखने लगा। रक्षित वहां से सीधा एक रेस्टोरेंट गया और बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ गया। उसकी नजर एंट्रेंस पर थी। वहां से इशिका अंदर आई और उसके सामने आकर बैठते हुए बोली, बोलो मुझे क्यों बुलाया? रक्षित बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इशिका खुश होते हुए बोली, ओह, तो अब रक्षित को इशिका की हेल्प चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? रक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे आग्नेय और धनुषी को एक करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। इशिका की आंखें छोटी हो गई। वो बोला, कहीं वो फिर से तो उसे परेशान नहीं कर रहा है ना? लेकिन उन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक हो चुका था। तो फिर अब क्या हुआ? रक्षित बोला, क्या हुआ वो सब छोड़ो और इस पर ध्यान दो कि हमें उनके बीच में जो दरार पड़ चुकी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो कैसे कम करें। इशिका तो इशिका थी। वो बोली, पहले मुझे जानना है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो दोनों अलग हो गए। रक्षित ने एक आह भरी और बोला, आग्नेय को कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उसके पिता की मौत में बिंद्रा फैमिली का हाथ है। इशिका गुस्से में दांत पिसते हुए बोले, साले कमीने लोग, इनकी वजह से हमेशा मेरी धनुषी को सफर करना पड़ता है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। रक्षित उसे गुस्से में देख बोला, तुम हेल्प करोगी या नहीं? इशिका बोली, ठीक है मैं हेल्प करूंगी। करना क्या है ये बोलो। रक्षित पिज्जा की एक स्लाइस उठाते हुए बोला, अभी तो कुछ नहीं सोचा, जैसे ही दिमाग में कोई प्लान आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इशिका ने पिज्जा खाते हुए हम कहा। शाम को जब आग्नेय घर पहुंचा तो उसने सर्वेंट से पूछा, क्या उसने खाना खाया? सर्वेंट डरते हुए बोला, नहीं, उन्होंने ना तो खाना खाया और ना ही दवाई ली। आग्नेय ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। रक्षित ने उस नौकर को आग्नेय से दूर किया और बोला, अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र है तो उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? आग्नेय ऊपर जाते हुए बोला, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं और कभी होगी भी नहीं। आग्नेय रूम में गया तो धनुषी अनकॉन्शियस हालत में पड़ी थी। आग्नेय ने अपना बैग फेंका और जल्दी से धनुषी के पास गया। उसने धनुषी का सिर अपनी गोद में रखा और उसकी नब्ज चेक करने लगा। जब उसे सब कुछ नॉर्मल लगा तो उसके फेस पर पानी के छिटे मारे धनुषी ने धीरे धीरे आंखें खोली। धनुषी की ये हालत उसकी दवाइयां ना लेने की वजह से हुई थी। वो दवाइयां जो वो सबसे छुपकर लेती थी। उसने आग्नेय को देखा और बैठ गई। आग्नेय उसके फेस को गौर से देखने लगा। उसका फेस सूजा हुआ लग रहा था। आग्नेय खड़ा हुआ और नीचे चला गया। उसने एक सर्वेंट से खाना और आइस लाने को कहा और खुद फिर से ऊपर चला गया। उसने अपना कोट निकाला और टाई लूच कर ऊपर के 2 बटन ओपन करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं खाओगी, दवाई नहीं लोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? चाहे जो मर्जी कर लो, आज के बाद तुम इन जंजीरों में ही कैद रहोगी। धनुषी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आग्नेय बोल क्या रहा है। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि वो कुछ बोल रहा है। धनुषी को अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। एक सर्वेंट खाना अंदर लेकर आया। आग्नेय ने धनुषी के लिए खिचड़ी बनवाई थी। उसने प्लेट उठाई और धनुषी के मुंह के सामने एक चम्मच करते हुए बोला, लो खाओ अब इसे। धनुषी मना करते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। आग्नेय ने प्लेट रखी और धनुषी का मुंह पकड़कर उसे खिचड़ी खिला दी। धनुषी को खिचड़ी खिलाते ही आग्नेय खड़ा हुआ और जोर से बोला, व्हाट द हेल। धनुषी ने आग्नेय के ऊपर उल्टी कर दी थी। आग्नेय ने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और जल्दी से धनुषी के पास गया। उसने एक बटन दबाया और धनुषी को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। वो उसकी पीठ मसलते हुए बोला, हे स्वीट हार्ट, तुम्हें अचानक क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही धनुषी घबरा गई। उसने आग्नेय का हाथ पकड़ लिया और मना करते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। आग्नेय ने धनुषी को ठंडे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। धनुषी ने अपने हाथों को देखा जो पीले पड़ चुके थे। सिर्फ उसके हाथ नहीं, वो पूरी ही पीली पड़ चुकी थी। ये पहली बार नहीं था जब ये सब हुआ था। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार हुए हैं, लेकिन कभी आग्नेय के सामने नहीं हुए। आग्नेय ने उसके कपड़े चेंज किए और खुद भी कपड़े चेंज करके धनुषी के पास गया। उसने अपने गीले बालों को पीछे किया और धनुषी को गोद में लेकर ही बेडरूम में आ गया। जब वो बेडरूम में आए तो सब कुछ क्लीन हो चुका था। आग्नेय ने उसे बेड पर लेटाया और रूम से बाहर चला गया। आग्नेय के जाते ही धनुषी ने अपने पास वाला ड्रॉर खोला और उसमें से बहुत सारी गोलियां निकालकर खा ली, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलने लगा।
आग्नेय उसके लिए नींबू पानी लेकर आया। उसने उसे नींबू पानी पिलाया और उसे दवाई देकर सुला दिया। अमित और उसकी फैमिली बिंद्रा फैमिली के घर पर थे। वो सब डिनर कर रहे थे। मोहिनी बोली, मैंने इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। इनकी शादी 1 महीने बाद है। अमित ने सबको देखा। वो शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होते ही संजय, मोहिनी, सुनील और सुशीला स्टडी रूम में चले गए। सुनील बोला, ऐसी क्या बात है जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया? सबकी नजर मोहिनी पर थी। मोहिनी बोली, आप सबको आग्नेय आर्यन याद है? सुशीला बोली, मोहिनी वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसे कौन भूलेगा? तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो। मोहिनी बोली, मुझे लगता है कि वो अर्नव आर्यन का बेटा है। सुनील बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। मोहिनी सुनील से बोली, क्यों नहीं हो सकता? मैंने जब से उसे देखा सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मैंने उसे देखा कहाँ है, लेकिन अब पता चला मैंने उसे नहीं उसके बाप को देखा था। वो कुछ हद तक उसके जैसा ही दिखता है। संजय जी खड़े हुए और बोले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस आग में कोई कैसे बच सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो हमें सबको बताना होगा, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो वो हमसे बदला जरूर लेगा। मोहिनी अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए बोली, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। पहले जल्द से जल्द धनुषी को ढूंढो। अगर वो उसके पास है तो कैसे भी करके उसे वहां से निकालना होगा। सुशीला आगे आई और बोली, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? कौन जाएगा उसे वहां से लाने? संजय बोला, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबको इन्फॉर्म करो। उन्होंने एक अननोन नंबर पर कॉल लगाया और उस पर बात करने लगे। नेहा अमित से बोली, तुम्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या छिपा रहे हैं? अमित ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पता चला। मुझे लगता है हमें खुद ही पता लगाना चाहिए। नेहा उसकी बात से सहमत थी। वो दोनों चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया सिवाय इसके कि यहाँ आग्नेय आर्यन और धनुषी की बात हो रही है। समीर रोहन से बोला, सर धनुषी जो हॉस्पिटल में थी उसे आग्नेय फिर से ले गया। समीर खड़ा हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो अब जल्दी से मेरी बिंद्रा फैमिली के साथ मीटिंग फिक्स करो, ताकि मैं उस आग्नेय से बदला ले सकूं। रोहन वहां से चला गया। समीर हंसते हुए बोला, आग्नेय आर्यन, अब तू क्या करेगा जब तेरी बीवी मेरे पास होगी और तेरी बर्बादी शुरू होगी? वो भी तेरी बीवी के हाथों देखने में बड़ा मजा आएगा। धनुषी को रात को बहुत तेज बुखार हो गया। आग्नेय खड़ा हुआ। उसने उसकी दवाई निकाली और उसमें से बुखार की दवाई दे दी, लेकिन धनुषी का बुखार कम होने की जगह बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने पहले किसी की केयर नहीं की थी और ना ही उसे किसी से मतलब था। लेकिन अब था, वो भले ही धनुषी से नफरत करने लगा था, लेकिन वो उसका जुनून भी थी। उसने गूगल किया, उसमें देखकर वो बाथरूम में गया और एक हैंड टॉवल गिला करके लाया। उसने वो टॉवल पर धनुषी के फोरहेड पर रखा और खुद उसके हाथ और पैर रब करने लगा। सुबह होते होते उसका बुखार उतर चुका था। आग्नेय ने टॉवल बाथरूम में रखा और खुद जिम चला गया। धनुषी की जब नींद खुली तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। वो खड़ी हुई लेकिन कमजोर के चलते फिर से बेड पर गिर गई। धनुषी ने अपना फोन उठाया और एक फोन मिलाकर बोली, हेलो डॉक्टर, मुझे लगता है मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं आपके पास कब आऊं? दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, मैं तो अभी आउट ऑफ कंट्री हूं, आने में शायद कुछ दिन लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा हूं। तुम वो दवाइयां ले लेना जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। धनुषी ने थैंक यू बोलकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दी थी। धनुषी बाहर जाने को हुई, लेकिन उसने एक बार अपने पैरों को देखा और फिर खुद की हालत देखी। धनुषी ने वो प्रिस्क्रिप्शन इशिका को भेज दी। आग्नेय एक मीटिंग अटेंड करके बाहर निकला ही था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आग्नेय ने नंबर देखा, अननोन नंबर थे। उसने फोन उठाते ही कहा, बोल, क्या बोलना है? दूसरी तरफ से समीर बोला, मुझे लगा ही था कि तू मुझे पहचान लेगा। आग्नेय कोल्ड वॉइस में बोला, तेरे पास भले ही कोई काम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोल। समीर शैतानी भरे लहजे में बोला, सुना है कि तूने शादी कर ली और कल रात तेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बेचारी बच गई और तुझे तो पता ही होगा उसके माँ बाप बेचारे कब से उसे ढूंढ रहे हैं। आग्नेय की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो गुस्से से जल रहा है। आग्नेय डरावनी आवाज में बोला, टच हर एंड यू लर्न एग्जैक्टली व्हाट्स रोज देन डेथ। समीर आग्नेय को शांत करते हुए बोला, शांत हो जा, मैं उसे टच करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं उसे मोहरा बनाऊंगा, वो भी तेरे खिलाफ। आग्नेय का मन उसे मारने का कर रहा था। आग्नेय बोला, अगर तेरी वजह से उसे एक खरोंच भी आए ना तो तू मौत के लिए तरसेगा।
आग्नेय ने अपनी बात खत्म करते ही फोन फेंक दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्षित ने फोन की हालत देखी और अपनी जेब से एक नया फोन निकाल कर देते हुए बोला, ये ले, और कल से मैं नहीं आने वाला, मुझे RX कंपनी संभालनी है, तो कल से तेरे लिए एक नया असिस्टेंट होगा। RX कंपनी रक्षित की खुद की कंपनी थी। आग्नेय ने फोन लिया और केबिन में चला गया। इशिका दवाइयां लेकर विला में आए। वो पहले भी आ चुकी थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। वो धनुषी के रूम में गई और उसे दवाइयां देते हुए बोली, धनुषी, ये क्या हरकत है, तूने फिर से चोट लगवा ली। तू कभी खुद का ध्यान नहीं रख सकती क्या? इशिका ने धनुषी को दवाइयां दी और बोली, और तू कब सबको तेरी बीमारी के बारे में बताएंगी? धनुषी ने पानी का गिलास उठाया और बोली, कभी नहीं। इशिका की नजर धनुषी के पैरों पर गई। वो उस जंजीर को पकड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे इस तरह बांधने की, तू कोई जानवर नहीं है। धनुषी उस जंजीर को देखते हुए बोली, काश जानवर ही होती तो इस तरह नहीं बंधती। इशिका ने धनुषी को गले से लगा लिया। धनुषी की आंखों से आंसू बह गए। इशिका ने उसके आंसू पोंछे और बोली, चल मैं तुझे यहां से ले जाऊंगी। धनुषी उसे मना करते हुए बोली, नहीं, वो सचमुच का विलेन है, वो पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। इशिका गुस्से से बोली, तो क्या तू उसके डर से हमेशा ऐसे ही बंधी रहेगी? धनुषी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, कल कॉलेज में मिलते हैं। इशिका ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि भले ही उसकी दोस्त सेंसिटिव है, लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इशिका बोली, तुझे पता है मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है इंटर्नशिप के लिए। धनुषी स्माइल करते हुए बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। इशिका कुछ देर और रुक कर वहां से चली गई। विला से बाहर निकलते ही उसने रक्षित को फोन मिलाया और बोली, मुझे तुमसे अभी मिलना है। रक्षित आर्यन इंटरनेशनल से निकल गया। रक्षित और इशिका उसी रेस्टोरेंट में मिले जहां वो इससे पहले मिले थे। इशिका जाते ही रक्षित पर बरस पड़ी, तुम्हारे उस बॉस की हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को ऐसे जानवरों की तरह बांधने की? ये सब जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? कभी नहीं। इससे अच्छा है कि वो अलग हो जाए, ताकि उसके बाद वो कम से कम इंसानों की तरह तो जी सकती है। रक्षित खुद उसकी बात सुनकर हैरान था। उसे नहीं पता था कि आग्नेय ने उसे फिर से बांध दिया है। वो तो धनुषी के आने के बाद उससे मिलने भी नहीं गया, क्योंकि वो काम में बहुत बिजी था। रक्षित खड़ा हुआ और बोला, क्या आग्नेय ने धनुषी को बांध रखा है? इशिका बोली, अब मेरे सामने ऐसे प्रिंटेड मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इशिका बोली, अब मेरे सामने ऐसे प्रिंटेड मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। रक्षित बोला, मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम धनुषी की फिक्र मत करो, आग्नेय उसे कुछ नहीं करेगा, वो बस अभी गुस्सा है। इशिका वहां से जाते हुए बोली, अगर कल से वो कॉलेज नहीं आई तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करने वाली हूं। रक्षित अपना सिर पकड़ते हुए बोला, आग्नेय ये क्या किया तुमने, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रक्षित भी वहां से निकल गया। रात को जब आग्नेय विला पहुंचा तो उसे रूम में कहीं भी धनुषी नहीं दिखी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वह बालकनी में गया, वहां भी धनुषी नहीं थी। वह जैसे ही पलटा उसे नीचे गार्डन में धनुषी दिखी। वह नीचे गया और बोला, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो इस वक्त रूम में होना चाहिए, और तुमने वो जंजीरें कैसे खोली? मैंने खोली, रक्षित आग्नेय के पीछे से बोला। आग्नेय कुछ बोलता उससे पहले ही रक्षित बोला, तू पागल हो गया है क्या? कोई किसी को इस तरह बांधता है क्या? आग्नेय ने धनुषी का हाथ पकड़ा और बोला, मैं बांधता हूं क्योंकि मैं आग्नेय हूं। आग्नेय धनुषी को वहां से ले जाने लगा। रक्षित बोला, कल से धनुषी कॉलेज जाएगी और मैं खुद इसे लेकर जाऊंगा। आग्नेय बिना मुड़े बोला, अगर कल शाम को ये मुझे रूम में नहीं मिली तो ना तो तेरे लिए अच्छा होगा और ना ही इसके लिए। आग्नेय धनुषी को रूम में ले गया। धनुषी के सोते ही वो भी उसके पास आकर सो गया। आज कितने दिनों बाद उसे सुकून की नींद आ रही थी और उसे सुकून भी मिल रहा था। सुबह रक्षित धनुषी को कॉलेज ले गया। उनकी कार रुकते ही वहां इशिका आ गई। उसने जब धनुषी को देखा तो वो खुश हो गई। उसने धनुषी को हग किया और फिर रक्षित को हग करते हुए बोली, थैंक्स। रक्षित तो अपनी जगह ही जम गया था। इशिका धनुषी को लेकर कॉलेज में चली गई। रक्षित भी कार लेकर वहां से अपनी कंपनी चला गया। इशिका और धनुषी क्लास में जाने लगी। उन्हें रास्ते में प्रणव मिल गया। वो धनुषी से बोला, मिस धनुषी, आप आज कॉलेज क्यों आए और उस रात आप वहां कर क्या रही थी? धनुषी बोली, सर मेरी क्लास है तो मुझे जाना चाहिए। प्रणव समझ गया कि वो उसके सवालों का जवाब नहीं देने वाली, इसलिए उसने दोनों का रास्ता छोड़ दिया। वो दोनों क्लास में चली गई। धनुषी क्लास में एंटर करती उससे पहले ही उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। धनुषी ने उसे देखा और बोली, नैना रास्ते से हटो। नैना बोली, मैं नहीं, तू रास्ते में खड़ी है तो तू हट। धनुषी साइड हट गई।
नैना आगे आए और धनुषी की तरफ देखकर बोली, अब ऐसे ही मेरे और निखिल के रास्ते से भी हट जाना। धनुषी बोली, मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं खड़ी, मुझसे कुछ कहने से पहले अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो। धनुषी क्लास में चली गई और नैना उसे गुस्से से देखने लगी। क्लास के सारे बच्चे उन दोनों को ही देख रहे थे। वो समझ गए थे कि अब फिर से कॉलेज में दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली है। उन्हें रोज ये ड्रामा देखने को मिलेगा। क्लास के बाद वो दोनों कैंटीन में जाने लगी। तभी वहां एक कार आकर रुकी जिसमें से एक लड़का निकाला। वो लड़का दिखने में ठीक ठाक था। उसके चेहरे पर अमीरी का गुरूर साफ दिख रहा था। लड़कियां उसे देखकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। इशिका बोली, ये आजकल की लड़कियों की पसंद को क्या हो गया, किसी को भी देखकर इतराने लगती हैं। धनुषी ने उस लड़के को देखा और बोली, चल ना यहाँ से, हमें इन सब से क्या मतलब है। इशिका उसके साथ चलते हुए बोली, मतलब है ये नैना जो पहले से तुझसे चिढ़ती है, तुझसे बात बात पर उलझती रहती हैं, उसे अब मौके ही मौके मिलेंगे। इशिका धनुषी को तरस भरी नजरों से देखते हुए बोली, अब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए तुझसे हमेशा लड़ती रहेगी। धनुषी चेयर पर बैठते हुए बोली, अगर उसे अपने बॉयफ्रेंड से इतना ही प्यार है तो उसे पल्लू से बांध कर रखे। मैं कौन सा उसे अपने पास आने का इनविटेशन देती हूँ, छपरी साला। इशिका उसकी बात पर हंसते हुए बोली, वाह क्या नाम दिया है तूने उसे, उस पर बिल्कुल सूट कर रहा है। कुछ देर बाद वह अपनी एक और क्लास के लिए चली गई। शाम को जब आग्नेय विला आया तो धनुषी अपनी स्टडी पर कॉन्संट्रेट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। आग्नेय ने उसे देखा और स्टडी में चला गया। आग्नेय के जाते ही धनुषी ने गहरी सांस ली और अपनी दवाई याद करने की कोशिश करने लगी कि उसने रखी कहाँ थी। वो 2 कदम चली ही थी, वो ड्रॉर से टकरा गई और नीचे गिरने लगी। वो गिरती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। धनुषी को अभी भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। धनुषी ने अपने हाथों में अपने नाखून धंसा दिए जिससे दर्द की वजह से उसे सब कुछ ठीक दिखने लगा, लेकिन उसे सब कुछ अभी भी घूमता हुआ दिख रहा था। आग्नेय ने उसे छोड़ दिया जिससे वो नीचे गिर गई। धनुषी ने दर्द से अपनी कमर पकड़ ली और गुस्से से आग्नेय को देखने लगी। आग्नेय उसके पास बैठते हुए बोला, अब ये ट्रिक आजमाना बंद कर दो। धनुषी हैरानी से बोली, मैंने कौन सी ट्रिक आजमा ली। आग्नेय उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अब भोली बनना बंद कर दो। तुम मेरे आते ही गिरने पड़ने का नाटक करने लगती हो ना, ताकि इस बहाने मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। धनुषी उसे घूरते हुए बोली, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम आकर मुझे बचाओ। मैं गिर रही थी तो मुझे गिरने देते, वैसे भी अब चोट की आदत हो चुकी है। आग्नेय को धनुषी की आखिरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने उसके बालों को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर उसका सिर ऊपर किया और दांत पिसते हुए बोला, तुम इस विलेन की जिद और जुनून हो तो दर्द और चोट की आदत तो डालनी होगी। आग्नेय ने उसे छोड़ा और बोला, और याद रखना तुम सिर्फ मेरा जुनून और जिद हो, प्यार नहीं, क्योंकि इस विलेन के पास दिल नहीं, और अगर होता तो भी तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बस एक जरिया हो मेरे बदले का। यू आर जस्ट अ पॉन। आग्नेय वहां से उठकर चला गया। धनुषी उसे जाते हुए देखने लगी। एक बार फिर उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा, लेकिन इस बार ये धुंधलाहट उसकी आंखों में आए आंसुओं की वजह से था। वो बेड के सहारे ही बैठ गई। उसने घूरकर दरवाजे को देखा और रोते हुए खड़ी हो गई। उसकी कमर में मोच आ चुकी थी। उसने अपना बैग उठाया और उसमें से दवाइयां निकालकर खा ली और रोते हुए सो गई। रात को आग्नेय रूम में आया। धनुषी नींद में भी कमर पर हाथ रखकर सो रही थी। आग्नेय ने उसकी नाइट शर्ट ऊपर की, उसकी कमर लाल हो चुकी थी। आग्नेय ने उसकी चोट पर अपने होंठ रख दिए और उसे दवाई लगाकर उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। सुबह जब धनुषी उठी तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। वो खड़ी हुई और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज इशिका नहीं आई थी, वो अपनी जॉब पर गई थी। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। धनुषी सीधा अपनी क्लास में जाकर बैठ गई। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा है तो उसने गर्दन घुमाकर देखा। वो निखिल को देखकर वहां से जाने लगी। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। धनुषी अपना छुटाते हुए बोली, डोंट टच मी। निखिल हंसते हुए बोला, ओके, मैं तुम्हें नहीं टच करूंगा अगर तुम यहाँ चुपचाप मेरे पास बैठ जाओ तो। धनुषी गुस्से से बोली, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठो जो तुमसे इतना प्यार करती है। निखिल के पास नीरू आई और बोली, निखिल तुम्हें नैना बुला रही है। नीरू ने निखिल का हाथ पकड़ा और धनुषी को घूरते हुए वहां से चली गई। निखिल के जाते ही धनुषी अपनी सीट पर वापस बैठ गई और कुछ ही देर में क्लास शुरू हो गई। इशिका RX कंपनी के सामने पहुंची और बोली, थैंक गॉड टाइम पर आ गई। इशिका अंदर गई। उसे रास्ते में मैनेजर मिला। मैनेजर बोला, मिस इशिका आप आ गई, आपके टॉप फ्लोर पर जाना है, बॉस आपको वहीं मिलेंगे। इशिका मैनेजर को थैंक्स बोलकर लिफ्ट से ऊपर चली गई। वो ऊपर आई। उसने चारों तरफ देखा, सामने से उसे 2 लड़कियां आती दिखी।
उसने उन्हें रोका और बोली, सीईओ का केबिन कौन सा है? उन दोनों लड़कियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक केबिन की तरफ इशारा कर दिया। इशिका उनको भी थैंक्स बोलकर चली गई। वह केबिन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़े और बोली, बस भगवान जी मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो। इशिका डोर नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज आते ही उसने डोर ओपन किया और अंदर चली गई। उसने सामने देखा, चेयर उसकी तरफ नहीं थी। वो फैमिली होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी। रक्षित जो कि फाइल पढ़ रहा था, उसने आवाज सुनते ही चेयर मोड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, तुम? इशिका ने उसे अच्छे से देखा। ग्रीन कलर के 3 पीस सूट में वो हैंडसम लग रहा था। रक्षित भी इशिका को देखने लगा। इशिका ने भी ग्रीन कलर का फॉर्मल सूट पहना था जो उसकी थाई से नीचे था। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। केबिन का डोर ओपन हुआ, तब जाकर दोनों होश में आए। मैनेजर बोला, सर ये आपकी सेक्रेटरी इशिका सिंह। मैंने इनको पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो ये आज से ही काम पर लग रही हैं। रक्षित ने ओके कहा और इशिका को बैठने का इशारा किया। इशिका बैठ गई। इशिका एक चेयर पर बैठ गई। मैनेजर वहां से चला गया। इशिका रक्षित से बोली, तुम सच में इस कंपनी के सीईओ हो? रक्षित अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, क्यों तुम्हें कोई शक है? इशिका आगे झुकते हुए बोली, कहीं तुमने अपने बॉस के पैसों में हेरा फेरी करके तो ये कंपनी स्टार्ट नहीं की ना? रक्षित चिढ़ते हुए बोला, क्या बोले जा रही हो? भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूं, तो इज्जत से बात करो। और मैंने ये कंपनी अपनी मेहनत से स्टार्ट की, और तुम जिसे मेरा बॉस बता रही हो वो मेरा दोस्त है। इशिका हैरानी से बोली, अगर तुम उसके दोस्त हो तो उसके असिस्टेंट बनकर क्यों रहते हो? रक्षित उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है इसलिए। और अब तुम मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं। इशिका मुंह बनाते हुए बोली, पता है बताने की जरूरत नहीं, इसलिए अब ये बताओ कि क्या करना है। रक्षित ने उसे एक फाइल दी और बोली, इसकी जेरोक्स कॉपी बनाकर लाओ और मेरे लिए एक कॉफी भी। इशिका फाइल लेते हुए बोली, मेरा केबिन कहाँ है? सामने है। रक्षित अपनी फाइल उठाते हुए बोला। इशिका वहां से चली गई। उसे जाते देख रक्षित के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, मेरी बेवड़ी यहां भी आ गई। इशिका थोड़ी ही देर में जेरोक्स कॉपी और कॉफी लेकर आ गई। रक्षित ने जैसे ही कॉफी देखी उसका मुंह बन गया। वो बोला, ब्लैक कॉफी कौन पीता है? इशिका ब्लैक कॉफी देखते हुए बोली, लेकिन मैंने तो जितनी भी नोवेल पढ़ी उसमें तो सब सीईओ ब्लैक कॉफी ही पीते हैं। रक्षित ने एक आह भरी और बोला, मैंने पहले भी कहा सब एक जैसे नहीं होते। अरे मैं इंसान तो शैतान नहीं, मेरे लिए कॉफी में ढेर सारा दूध और ढेर सारी शुगर डालकर लाओ। इशिका ने अपना कॉफी का मग उठाया और उसे देते हुए बोली, तो तुम ये ले लो। रक्षित उस कॉफी को टेस्ट करते हुए बोला, इसे बोलते हैं कॉफी। इशिका ब्लैक कॉफी लेकर वहां से चली गई। कॉलेज में नीरू नैना के कान भर रही थी, जिससे नैना गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वह धनुषी को ढूंढ रही थी। धनुषी अभी भी क्लास में ही बैठी थी, क्योंकि उसका सिर घूम रहा था। क्लास में उसके अलावा कोई नहीं था। नैना धनुषी को ढूंढते हुए अंदर आई। उसने क्लास में देखा तो धनुषी हैंड डाउन करके बैठी थी। नैना उसके पास गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, लेकिन तुमने उसके आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। धनुषी ने सिर उठाकर देखा तो नैना उसे हिलती हुई दिख रही थी। धनुषी अपना सिर पकड़ते हुए दर्द से बोली, पानी प्लीज पानी। नैना चुप हो गई और धनुषी को देखने लगी। नीरू उसे धक्का देते हुए बोली, अब ये बहाने बनाना बंद कर। मुझे पता है तो ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि तुझे कॉलेज से ना निकाला जाए। धनुषी धक्के की वजह से पीछे रखी बेंच से टकरा गई, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। नैना बोली, नीरू तो ये सब क्या कर रही है? मैं अंधी नहीं हूं, ये नाटक नहीं कर रही। नैना ने एक बेंच से पानी की बोतल उठाई और उसे धनुषी को दे दी। धनुषी को वो बोतल भी साफ नहीं दिख रही थी। नैना ने मुंह बनाया और धनुषी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। धनुषी को अब जाकर थोड़ा बेटर फील हुआ। उसने नैना को सॉरी और थैंक यू बोला और वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने अपने बैग से मेडिसिन निकाली और खा गई। धनुषी ने बाहर आकर टैक्सी ली और विला के लिए निकल गई। नीरू हैरानी से नैना की तरफ देखकर बोली, तूने अभी ये क्या किया? वो हमारी दुश्मन है। नैना ने नीरू को घूरा और बोली, मुझे पता है और मैं जो भी करूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नैना वहां से चली गई। नीरू का मुंह बन गया। नैना ने ऐसा क्यों किया ये तो नैना को भी समझ नहीं आ रहा था। धनुषी जाकर अपने रूम में सो गई। उसकी भूख धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन ये बात आग्नेय को नहीं पता था, क्योंकि धनुषी खाना बाहर जाते समय किसी डॉई को डाल देती या फिर रात को डस्टबिन में।
धनुषी जाकर अपने रूम में सो गई। उसकी भूख धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन ये बात आग्नेय को नहीं पता था, क्योंकि धनुषी खाना बाहर जाते समय किसी डॉगी को डाल देती या फिर रात को डस्टबिन में। आग्नेय जब विला आया तो वो बहुत डरावना लग रहा था। रक्षित किसी मीटिंग में था, इसलिए अभी विला नहीं आया था। आग्नेय सीधा रूम में गया। वो रूम जाते ही बोला, बेबी डॉल। धनुषी आग्नेय की ऐसी आवाज सुनकर उठ गई। वह नींद भरी आंखों से आग्नेय कय देखने लगी। आग्नेय लंबे कदमों से उसके पास आया और उससे बोला, मैंने कहा था ना कि लड़कों से दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम्हें कोई पनिशमेंट ना मिले। धनुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आग्नेय बोल क्या रहा है। वह तो किसी लड़के के पास नहीं गई। आग्नेय ने उसकी वही कलाई पकड़ी जो निखिल ने पकड़ी थी। आग्नेय ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, उस लड़के ने यही हाथ पकड़ा था ना, बस एक बार पता चल जाए कि वो लड़का है कौन, उसके बाद मैं उसे जान से मार दूंगा। धनुषी आग्नेय की बात सुनकर डर गई। माना कि उसे निखिल की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वजह से किसी की जान जाए ये वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। धनुषी ने आग्नेय के हाथ से अपनी कलाई छुटाई और बोली, तुम अपने आप को कहीं का तुर्रम खां समझते हो क्या? वो मेरा क्लासमेट है, क्या हुआ अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, मैं चाहे जो करूं। आग्नेय ने उसकी बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूं कि ये तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी बॉडी है या किसी और की। आग्नेय उसे 4th फ्लोर पर लेकर गया। उसने एक रूम का डोर ओपन किया और धनुषी को उसमें धकेल दिया। धनुषी अंदर से दरवाजा पिटते हुए बोली, दरवाजा खोलो, तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते। आग्नेय रूम लॉक करते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूं। धनुषी ने अंदर देखा तो वहां सिर्फ एक हल्की पीली लाइट जल रही थी। धनुषी आगे बढ़ने लगी तो उसे अपने पैर पर महसूस हुआ कि जैसे कुछ गुजरा हो। धनुषी ने नीचे देखा तो वहां बहुत सारे चूहे थे। उन चूहों को देखते ही धनुषी की डर से चीख निकल गई और वो रूम में भागने लगी और सोफे पर चढ़ गई। आग्नेय सट्टी में बैठा अपने लैपटॉप पर सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी। उसका फेस इमोशन लेस था। रक्षित अंदर आते हुए बोला, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? रक्षित ने जैसे ही लैपटॉप पर नजर डाली वो गुस्से से बोला, आग्नेय तेरा दिमाग खराब है क्या? आग्नेय ने उसे बिना किसी भाव के देखा और बोला, हाँ मेरा दिमाग खराब है। रक्षित ने लैपटॉप अपनी तरफ मोड़ा और बोला, वो बच्ची है, अभी क्यों उसे परेशान कर रहा है? अगर तुझे बदला लेना ही है तो इसके माँ बाप से ले। इस बेचारी ने क्या किया है? आग्नेय अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाते हुए बोला, इसकी गलती यही है कि इसने उस घर में जन्म लिया, तो गलती की सजा तो मिलेगी ना। रक्षित ने लैपटॉप बंद किया और आग्नेय को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, तू उसे नहीं खुद को सजा दे रहा है? आग्नेय ने खड़ा हुआ और बोला, मैं खुद को नहीं उसे सजा दे रहा हूं, उसे दर्द में देखकर मुझे खुशी मिलती है। रक्षित वहां से चला गया। उसे आग्नेय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उतनी ही फिक्र धनुषी की हो रही थी। धनुषी सोफे पर इधर से उधर दौड़ रही थी। डर से उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। उसकी सांसें फूलने लगी और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। धनुषी वही चक्कर खाकर गिर गई। कुछ देर बाद आग्नेय रूम में आया। उसने आराम से धनुषी को गोद में उठाया और उसे बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। धनुषी पसीने में पूरी भीग चुकी थी। आग्नेय बाथरूम से टॉवल गिला करके लाया। उसने धनुषी को साफ किया। वो जब उसकी पीठ साफ कर रहा था तो उसे फिर से वही सब चोट के निशान दिखे और साथ ही 2 घाव, एक जो पहले से था और एक नया था जो उसे नीरू के धक्के से लगा था। धनुषी जिस बेंच से टकराई थी उसकी किल निकल रही थी जो उसे चुभ गई थी। आग्नेय ने उसकी पीठ देखी और उसे कठोर नजरों से देखने लगा, क्योंकि उसके पता करने पर भी उसे नहीं पता चला था कि ये निशान आए कैसे। आग्नेय ने उसके दोनों घाव पर उसे दवा लगाई और उसे कपड़े पहना दिए। आग्नेय उठकर बालकनी की तरफ चला गया। उसने किसी को फोन मिलाया और बोला, पता करो वो लड़का कौन था, चाहे जो भी हो उसका पूरा परिवार सुबह तक सड़क पर होना चाहिए। आग्नेय ने फोन रखा और धनुषी को बाहों में भरकर लेट गया। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। काश तुम उनकी बेटी ना होती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गंदा इंसान छुए। वो अच्छे नहीं है। तुम जब भी मुझे किसी और के साथ दिखोई तुम्हें ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी। धनुषी अभी भी बेहोश थी। आग्नेय ने उसे अपने ऊपर लेटाया और उसका सिर सहलाने लगा। बिंद्रा हाउस में सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे, तभी संजय का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया उसका असिस्टेंट बोला, सर हमें जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था वो कैंसल हो गया है। संजय खड़े हुए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो कंपनी का नुकसान होगा। उन्होंने जब प्रोजेक्ट हमें दे ही दिया था तो वो कैंसल कैसे कर सकते हैं? हमने तो पूरा सामान भी मंगा लिया था। असिस्टेंट बोला, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन आपको जल्दी कंपनी आना होगा।
संजय ने फोन रखा और कंपनी के लिए निकल गए। मोहिनी उसे पुकारते ही रह गई। वह नेहा से बोली, डील के लिए तुम गई थी ना, तो वो प्रोजेक्ट वापस कैसे ले सकते हैं? नेहा भी हैरान थी। वो बोली, मुझे नहीं पता, मैंने उसे वो दिया जो वो चाहता था और उसने मुझे वो दिया जो मैं चाहती थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? मोहिनी और नेहा भी कंपनी के लिए निकल गए। जब वो कंपनी पहुंचे तो हर तरफ टेंशन का माहौल था। असिस्टेंट बोला, सर हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसने किया उसका नहीं पता चला। मोहिनी बोली, ये जरूर उसी ने किया होगा। संजय बोला, नहीं मुझे नहीं लगता, अगर उसे पता होता तो वह हमें मार डालता। मोहिनी बोली, ऐसा भी तो हो सकता है वो हमें वैसे ही मारना चाहता हो जैसे हमने मारा था। संजय जी सोच में पड़ गए। नेहा दोनों को देख रही थी। आग्नेय अपने कैबिन में बैठा था। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई जिसने शॉर्ट लेकिन फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। यह आग्नेय की नई असिस्टेंट थी, सुनैना। सुनैना अंदर आई और आग्नेय को देखने लगी। आग्नेय बोला, जो बोलना है बोलो और जाओ यहां से। सुनैना बोली, सर आपकी एक मीटिंग है। आग्नेय ने कुछ नहीं कहा। सुनैना आग्नेय को देखते हुए ही वहां से चली गई। आग्नेय कुछ देर बाद मीटिंग के लिए चला गया। धनुषी और इशिका कॉलेज के गार्डन में बैठी थी। वह उसे कल की सारे बता रही थी और धनुषी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इशिका की नजर एक साइड गई और बोली, यार अगर तुझे इस छपरी से पीछा छुटाना है तो भाग यहां से। धनुषी ने देखा कि निखिल उसकी ही तरफ आ रहा था। वह मुंह बनाते हुए बोली, साला खुद तो मरेगा ही और मुझे भी मरवाएगा। धनुषी ने अपना बैग उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे निखिल भी जाने लगा। निखिल की फैमिली का बिजनेस ठप पड़ चुका था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। धनुषी वॉशरूम में घुस गई। निखिल जाने ही वाला था कि पीछे से इशिका बोली, अबे ओ अमीरजादे, आंखें खराब है क्या, दिख नहीं रहा कि ये गर्ल्स वॉशरूम है? निखिल को इशिका के इस तरह बोलने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहां खड़ी लड़कियां उसे ही अजीब नजरों से देख रही थी। उसी वक्त नैना वॉशरूम से बाहर निकली। वह निखिल को देखते ही खुश हो गई और बोली, बेबी तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? निखिल उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा तो किसके लिए आऊंगा? नैना ने उसके गाल पर किस किया और बोली, ओह तुम कितने अच्छे हो। निखिल नैना के साथ वहां से जाने लगा लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर देखा रहा था। इशिका अंदर गई और बोली, बेबी तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए आऊंगा? धनुषी उसकी एक्टिंग देखकर हंसने लगी और बोली, बस कर, अगर किसी ने देख लिया ना तो नैना मेरे से पहले तेरा बैंड बजाएंगी। वो दोनों वहां से चली गई। उनके जाते ही नीरू बाहर आई और बोली, बैंड तो मैं बजवाकर रहूंगी। वो दोनों क्लास में जाकर बैठ गई। क्लास खत्म होते ही वो दोनों कैंटीन में जाने लगी। उनके पास एक लड़की आई और धनुषी से बोली, धनुषी तुम्हें कोई ऑडिटोरियम रूम में बुला रहा है। धनुषी हैरानी से बोली, मुझे? कौन बुला रहा है? वो लड़की वहां से जा चुकी थी। धनुषी इशिका से बोली, तू रुक, मैं अभी आती हूं। इशिका वहीं रुककर धनुषी का वेट करने लगी। धनुषी ऑडिटोरियम रूम में चली गई। वहां वो चारों तरफ देखकर बोली, मुझे यहाँ किसने बुलाया? कोई है यहाँ? धनुषी के बार बार आवाज मारने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो वहां से जाने ही वाली थी कि उसके कानों में अजीब सी आवाज आए। धनुषी पलटकर देखा तो एक कोने में निखिल एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। धनुषी ने अपना चेहरा फेर लिया और बोली, कमीना साला, उसे और कोई जगह नहीं मिली। धनुषी जाने ही वाली थी कि निखिल उसे रोकते हुए बोला, अब आ ही गई हो तो मिलकर जाओ, मैं जब से आया हूं तुमसे अच्छे से बात नहीं की। धनुषी रुकी और बोली, तुम क्या मेरे भाई लगते हो जो मैं तुमसे बात करूं? निखिल का मुंह अजीब सा हो गया। वो उस लड़की के ऊपर से खड़ा हुआ और कपड़े पहनते हुए बोला, तुम्हारा भाई तो बनना भी नहीं है। उस लड़की ने भी कपड़े पहने और धनुषी को घूरते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही धनुषी भी जाने लगी। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? धनुषी ने उसके पैरों के बीच जोर से मारा जिससे वो वहीं गिर गया। धनुषी बोला, तुम्हें साफ साफ कोई बात समझ नहीं आती क्या? सच कहूं तो थक चुकी हूं इन झमेलों से, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो जो तुमसे इतना प्यार करती है। निखिल खड़ा हुआ और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं। निखिल उसको छू पाता उससे पहले ही एक बैग उसके हाथ पर आकर लगा। इशिका अंदर आते हुए बोली, निखिल तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? इधर बाहर नीरू नैना को धनुषी और इशिका के खिलाफ भड़का रही थी। नैना गुस्से में दोनों को ढूंढने लगी। निखिल के साथ जो लड़की फिजिकल हो रही थी उसने धनुषी के बारे में बता दिया। निखिल इशिका पर हाथ उठाने वाला था लेकिन धनुषी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत।
उसी वक्त नैना अंदर आ गई। उसने जब धनुषी को निखिल का हाथ पकड़े देखा तो वह गुस्से में आगे बढ़ी और धनुषी को एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन बीच में इशिका आ गई जिस वजह से वो थप्पड़ उसे लग गया। निखिल बोला, बेबी अच्छा हुआ तुम आ गई, ये धनुषी मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इशिका उसे घूरते हुए बोली, तूने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया। धनुषी नैना से बोली, ये तुम्हारे लायक नहीं है, एक दिन ये बात तुम्हें जरूर समझ आएगी। नैना बोली, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि निखिल मुझे कभी चिट नहीं करेगा। धनुषी ने निखिल और नीरू को देखा और बोली, ये तो अच्छी बात है। इतना बोल धनुषी वहां से निकल गई। निखिल नैना को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने लगा। कुछ देर बाद सब अपने घर के लिए निकल गए। धनुषी और इशिका पैदल चल रही थी। निखिल ने उसके आगे आकर कार रोक दी और नीचे उतरते हुए बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। धनुषी गुस्से में बोली, अगर जिंदा रहना है तो मुझसे दूर रहो। निखिल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। टच हर एंड आई विल ब्रेक योर नेक। एक शांत मगर खतरनाक आवाज वहां आई। इशिका ने पीछे देखा तो वहां आग्नेय खड़ा था। निखिल भी आग्नेय को देखकर हैरान और डरा हुआ था। धनुषी की आंखों के सामने कल रात का सीन घूमने लगा। वो फिर से उन चूहों के पास नहीं जाना चाहती थी। वो भले ही नकली थे लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी। आग्नेय आगे बढ़ा और बोला, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे परिवार पर थोड़ा सा तरस खाकर अच्छा नहीं किया। निखिल को कुछ समझ नहीं आया। आग्नेय ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेज दिया। उसके 5 मिनट बाद ही निखिल का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके पापा की रोती हुई आवाज आई। बेटा हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी अब किसी काम की नहीं रही, वो बैंक करप्ट हो चुकी है, हम पर बहुत बड़ा कर्जा आ गया। निखिल आग्नेय को डर भरी नजरों से देखने लगा। वो रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। आग्नेय ने धनुषी की कमर में हाथ डाला और बोला, तुमने मेरी बेबी डॉल को परेशान करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और उस पर तान दी। ये देखकर धनुषी डर गई। उसने आग्नेय की गन पकड़ ली और बोली, प्लीज इसे छोड़ दो। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और उस पर तान दी। ये देखकर धनुषी डर गई। उसने आग्नेय की गन पकड़ ली और बोली, प्लीज इसे छोड़ दो। आग्नेय गुस्से भरी नजरों से धनुषी को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना तुम जो कर रही हो उसकी पनिशमेंट बहुत बड़ी है। धनुषी एक पल को डर गई लेकिन वो ये सब होते नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उस गन को पकड़े खड़ी रही। आग्नेय ने उसे कार में बैठाया और वहां से निकल गया। धनुषी डर से कांप रही थी। आग्नेय ने उसे गोद में बैठाया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेबी गर्ल, तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम्हें कोई छुए। धनुषी बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें रोका क्योंकि तुम उसका खून करने वाले थे। आग्नेय ने उसके तौप के अंदर अपना हाथ डाला और बोला, हाँ तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है? धनुषी उसे हैरानी से देखने लगी, मतलब किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं। आग्नेय ने दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उसे हार्डली किस करने लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी। धनुषी उसे लगातार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। धनुषी को जब लगने की वह मरने वाली है तो उसने अपने दांतों से आग्नेय की जीभ काट ली, जिससे आग्नेय उससे दूर हट गया। धनुषी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तब तक विला भी आ चुका था। आग्नेय धनुषी को लेकर उतरा और एक रूम में चला गया। वहां पर एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली रखी थी। आग्नेय ने उसे उस पर खड़ा कर दिया और बोला, जब तक ये आइस पिघल नहीं जाती तब तक तुम यहां से हिलोगी भी नहीं, अगर तुम हिली तो वो लड़का मारा जाएगा। आग्नेय वहां से चला गया। धनुषी बर्फ की सिल्ली पर खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जम रहे हो। आग्नेय स्टडी रूम में गया। उसने वहां का टेम्परेचर -10 कर रखा था। रक्षित भागता हुआ विला आया। वो जैसे ही स्टडी रूम में एंटर हुआ उसकी ठंड से कुल्फी जम गई। वो कांपते हुए बोला, तुझे इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही क्या? बंद कर इस ऐक को। आग्नेय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो एक रोबोट की तरह वहां पर बैठा था। आग्नेय जैसे खुद को सजा दे रहा था। रक्षित अंदर आया और बोला, एक खबर मिली है। जब ये सब हुआ था तब किसी ने वीडियो बनाया था, लेकिन वो मारा और वो वीडियो किसी के हाथ लग गया। वो कहाँ है ये नहीं पता। आग्नेय बोला, तो पता करवाओ, मुझे जल्द से जल्द सबके नाम चाहिए, उनके बाहर आने से पहले। रक्षित बोला, वो बहुत जल्द आ रही है। आग्नेय हैरान भरी खुशी के साथ बोला, क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो टाइम है ना? रक्षित ठंड में कांपते हुए बोला, हाँ लेकिन वो जल्दी आ रही है। आग्नेय खड़ा हुआ और रक्षित के गले लग गया। दोनों बहुत खुश थे। आग्नेय रक्षित से अलग हुआ और बोला, क्या इस बारे में बिंद्रा को पता है?
रक्षित कंधे उचकाते हुए बोला, शायद। समीर बिंद्रा फैमिली के घर पर था। वह संजय से बोला, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और आपके नुकसान की भरपाई भी, लेकिन मेरी एक शर्त है। संजय जी बोले, कैसी शर्त? समीर शैतानी स्माइल लिए बोला, मुझे आपकी छोटी बेटी से शादी करनी है। संजय और मोहिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहिनी बोली, लेकिन हमारी बेटी कहाँ है, ये तो हमें भी नहीं पता। समीर बोला, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। समीर की बात पर संजय और मोहिनी एग्री हो गए। समीर उठा और वहां से चला गया। नेहा बोली, मॉम डैड, आप दोनों ने इससे मेरे रिश्ते की बात चलाई होती। जहां देखो वो मनहूस लड़की घुस आती है। मोहिनी बोली, प्रेग्नेंट लड़की से कौन शादी करेगा? नेहा मुंह बनाकर ऊपर चली गई। कार में रोहन बोला, सर आप उस आग्नेय के घर से उसकी वाइफ को कैसे उठाएंगे? समीर हंसते हुए बोला, वो खुद आएगी। रोहन हैरानी से समीर को देखने लगा। समीर बोला, तुम उस दिन को भूल रहे हो रोहन। फ्लैशबैक, जब धनुषी हॉस्पिटल में थी तब प्रणव के जाने के बाद एक और शख्स आया जिसके चेहरे पर मास्टर लगा हुआ था। वो अंदर आते हुए बोला, कैसी हो धनुषी? धनुषी उस आदमी को घूरते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। धनुषी मुंह फेरते हुए बोली, मुझे किसी शुभचिंतक की जरूरत नहीं। वह आदमी कोई और नहीं समीर था। समीर बोला, अगर अपने पति की कैद से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। धनुषी उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी शादी के बारे में इशिका और रक्षित के अलावा किसी को भी नहीं पता था, तो फिर इसे कैसे पता? समीर धनुषी के पास आया और बोला, मुझे सब पता है। अगर तुम्हें आग्नेय आर्यन से बदला लेना है तो तुम्हें मैं जो कहता हूं वो करना होगा। धनुषी बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखने लगी। समीर ने उससे कुछ कहा। धनुषी उसे देखने लगी। समीर बोला, मुझे पता है तुम उससे बदला जरूर लोगी, क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है। तुम्हें तो पता ही है कि उसने क्या क्या किया है। समीर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और धनुषी उसे जाते हुए देखने लगी। फ्लैशबैक एंड रोहन मुस्कुराते हुए बोला, वाह बॉस, आप तो उस आग्नेय आर्यन से 4 कदम आगे निकले। समीर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अब उसकी बर्बादी उसके प्यार के हाथों होगी। अगली सुबह जब धनुषी की आंखें खुली तो वह बेड पर थी। उसका फेस सूजा हुआ था। धनुषी को चक्कर आ रहे थे। उसने अपना फोन उठाया और चेक किया तो उस पर डॉक्टर का मैसेज था। वह 2 दिन बाद आ रहे थे। धनुषी ये देखकर खुश हो गई, क्योंकि ये दर्द धीरे धीरे उसकी बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। धनुषी ने अपनी दवाई ली और बाथरूम में चली गई और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। वो जैसे ही कॉलेज में एंटर होने वाली थी वैसे ही किसी ने उसे पीछे से पुकारा। धनुषी ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर खड़ा था। उसने मास्क लगा रहा था। धनुषी उसे देखने लगी। उसे उसकी कहीं बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक, समीर धनुषी को आग्नेय के खिलाफ भड़काते हुए बोला, तुम्हें पता है उसने बहुत लोगों का खून किया क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। उसने बहुत लोगों का घर उजाड़ा है। उसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है, उनमें से एक मेरी भी है। अब मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। धनुषी बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? समीर बोला, तुम उसके इम्पोर्टेंट पेपर ले आना और उसके गुनाहों के सबूत, जिससे मैं उसे सलाखों के पीछे भेज सकूं। फ्लैशबैक एंड धनुषी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर बोला, कुछ नहीं, बस ये देखने आया था कि तुम अपना काम ठीक से कर रही हो या नहीं। धनुषी कड़क आवाज में बोली, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूं जो तुम मुझे देखने आए हो, और रही बात काम की तो मैं वो बिल्कुल नहीं उठाने वाली जो तुमने कहा था, क्योंकि मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है और मैं इस बार किसी का भी मोहरा नहीं बनने वाली। और मुझे तुमसे ज्यादा अपने पति पर भरोसा है। अगर मुझे लगा कि वो गलत है तो मैं उसे खुद सजा दिलवाऊंगी। धनुषी अपनी बात खत्म कर जाने लगी। समीर उसे रोकते हुए बोला, लेकिन तुम मेरी बात मानना क्यों नहीं चाहती? धनुषी बोली, अच्छा तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? समीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। धनुषी अंदर चली गई और समीर गुस्से में वहीं खड़ा रहा। वो जाकर कार में बैठ गया। रोहन बोला, सर अब हम क्या करेंगे? समीर गुस्से में बोला, अब हम नहीं, जो करेगा आग्नेय करेगा। रोहन ने अपना फोन दे दिया। समीर ने फोन ओपन किया। उसमें उसकी और धनुषी की फोटो थी जो अभी ली गई थी। फोटो ऐसे एंगल से ली गई थी कि वो हद से ज्यादा क्लोज लग रहे थे। समीर ने वो फोटो आग्नेय को भेज दी और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। आग्नेय के पास जैसे ही मैसेज गया उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो उसके नीचे लिखा मैसेज पढ़ने लगा। तेरी बीवी सच में बहुत मीठा बोलती है, बिल्कुल शहद की तरह। तुझे पता है मैंने उसे तेरे बारे में क्या कहा? तुझे कैसे पता होगा? लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बताऊंगा कि तेरी बीवी अब तेरी बर्बादी है। आग्नेय ने टाइप किया, यू टॉक टू माई वाइफ, यू डाई। आग्नेय को गुस्सा आ रहा था। वो खड़ा हुआ और ऑफिस से निकल गया।
धनुषी क्लास खत्म कर वहां से जाने लगी क्योंकि आज फिर से इशिका नहीं आई थी। एक लड़का आया और बोला, तुम्हें प्रोफेसर शाह बुला रहे हैं। धनुषी प्रणव के केबिन में चली गई। जहां उसे प्रणव नहीं दिखा, उसे पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां प्रणव खड़ा था। धनुषी बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रणव बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धनुषी डोर की तरफ बढ़ते हुए बोली, बात तो बिना डोर लॉक किए भी हो सकती है। प्रणव ने उसकी बाजू पकड़ी और पीछे करते हुए बोला, धनुषी चुपचाप मेरी बात सुनो। धनुषी प्रणव से दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, जो बोलना है जल्दी बोलिए। प्रणव धनुषी की तरफ बढ़ते हुए बोला, धनुषी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए ही मुंबई से यहां आया हूं और एक तुम हो जो हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो। धनुषी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? मैंने तो आपको यहां आने को नहीं कहा, तो मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मुझे जाने दीजिए। प्रणव ने धनुषी को पकड़ा और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। धनुषी उससे छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी क्योंकि प्रणव ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिससे धनुषी को बहुत दर्द हो रहा था। धनुषी ने अपनी पूरी जान लगाकर प्रणव को धक्का दिया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे प्रणव का फेस एक तरफ झुक गया। धनुषी गुस्से से बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे पता है सबके सब मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन कम से कम अपने टीचर होने का तो लिहाज कर लेते। प्रणव की आंखों में धनुषी के थप्पड़ मारने का गुस्सा था। उसने धनुषी को थप्पड़ मारा जिससे वो नीचे गिर गई। धनुषी के होठों पर हल्का सा काट लग चुका था। प्रणव ने उसे बालों से पकड़ा और उठाते हुए बोला, प्यार से बात कर रहा हूं तो क्या मेरे सिर पर बैठ जाओगी? पिछले इतनों दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। धनुषी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो प्रणव से लगातार उसे छोड़ने को बोल रही थी लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो फिर से उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रणव के होंठ धनुषी के होठों से 1 इंच दूर थे। उसी वक्त कैबिन का डोर टूटकर अलग हो गया। प्रणव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आग्नेय खड़ा था, जो ये सब देखकर बहुत गुस्से में था। धनुषी की आंखों में एक चमक आ गई। आग्नेय आगे आया, उसने प्रणव के फेस पर एक पंच जड़ दिया और एक किक कर दी जिससे वो वॉल से जा टकराया। आग्नेय धनुषी के पास गया, उसने उसके थप्पड़ वाले गाल और होंठ के पास जो कट लग चुका था उसे प्यार से छुआ और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। वो गुस्से में प्रणव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसने छूने की और इसकी आंखों में आंसू लाने की? ये हक सिर्फ मेरा है और तुमने मेरा हक छीनकर अच्छा नहीं किया प्रणव शाह। प्रणव खड़ा हुआ और बोला, तेरा इससे क्या रिश्ता है जो तू बीच में आ रहा है? भूल मत, हमारे बीच डील हुई थी कि ना तो तू मेरे मामलों के बीच आएगा और ना मैं तेरे। आग्नेय आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन तुमने डील तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे और तेरी फैमिली के साथ क्या करता हूं। आग्नेय ने प्रणव को उठाया और मारने लगा। प्रणव भी उसे मारते हुए बोला, मैं प्यार करता हूं उससे और उसे अपना बनाकर रहूंगा। आग्नेय ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, बीवी है वो मेरी। आग्नेय, आर्यन की जिंदगी जिस पर तूने नजर डालकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। प्रणव हैरानी से धनुषी को देखने लगा और बोला, इसकी शादी हो गई है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसे पहले मैंने देखा था। मैं इसे तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा। आग्नेय का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर हो चुका था। वो प्रणव को बुरी तरह मारने लगा। प्रणव मरने ही वाला था कि धनुषी बीच में आ गई और बोली, मर जाएंगे ये। आग्नेय गुस्से में उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, हाँ तो मर जाने दो, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता और अच्छा ही होगा कि ये अभी मर जाए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो मैं इसे बहुत बुरी मौत दूंगा। आग्नेय फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। धनुषी उसे फिर से रोकते हुए बोली, इसने मेरे साथ गलत किया था और मैंने इसे माफ किया। आग्नेय ने धनुषी को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके होठों पर रफली किस करने लगा। प्रणव उसे गुस्से में देखने वो खड़े होने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। जब धनुषी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आग्नेय ने उसे छोड़ा और बोला, भूलो मत कि तुम मेरी हो। आग्नेय ने प्रणव को एक नजर देखा और धनुषी को खींचते हुए वहां से ले गया। बाहर आग्नेय के गार्ड्स खड़े थे। सारे बच्चे डर के मारे खड़े थे, लेकिन ये भी जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है। आग्नेय ने प्रणव को एक नजर देखा और धनुषी को खींचते हुए वहां से ले गया। बाहर आग्नेय के गार्ड्स खड़े थे। सारे बच्चे डर के मारे खड़े थे, लेकिन ये भी जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है। वहां का प्रिंसिपल आया। आग्नेय ने उसे एक नजर देखा और बोला, तुम्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है? प्रिंसिपल डरते हुए बोला, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आग्नेय ने एक नजर धनुषी को देखा और उसे गोद में उठा लिया और वहां से ले गया। विला पहुंचते ही आग्नेय धनुषी को रूम में ले गया और उसे बेड पर पटकते हुए बोला,
तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम लड़कों को कुछ ज्यादा ही अपने आगे पीछे घुमाती हो, मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी। धनुषी हिम्मत करके बोली, मैं कौन सा उन्हें इनविटेशन कार्ड भेजती हूँ। आग्नेय उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें अपने पास बुलाती हो या वो खुद आते हैं, लेकिन वो आते तो है ना कोई तुम्हें देखे भी, ये मुझे मंजूर नहीं समझी तुम। धनुषी ने अपना चेहरा आग्नेय के हाथ से छुटाया और बोली, तुम एक नंबर के साइको इंसान हो, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर पल ये फील होता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरती भी नहीं हूं। आग्नेय चुपचाप गुस्से में उसकी सारी बातें सुन रहा था। धनुषी खड़ी हुई और बोली, अगर तुम्हारी और मेरी फैमिली की कोई दुश्मनी है तो जाकर उनसे बदला लो ना, मुझे क्यों दोनों ने अपना ब्रिज बनाकर रखा है, दोनों मुझे अपने मतलब के लिए यूज करते हो। धनुषी आग्नेय का कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू आर द बिगेस्ट विलन ऑफ माई लाइफ। आग्नेय धनुषी के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, एम आई ए विलियन इन योर लाइफ। धनुषी चीखते हुए बोली, हाँ हो तुम विलेन। आग्नेय ने धनुषी के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए दांत पिसते हुए बोला, फाइन, मेक मी योर विलियन। आग्नेय ने धनुषी को खुद से दूर किया और बोला, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं और तुम्हारी फैमिली के साथ भी। आग्नेय धनुषी को खींचते हुए विला के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक बड़ा सा डोर ओपन हो गया, उनके अंदर जाते ही वो खुद ब खुद बंद हो गया। आग्नेय धनुषी को बीचों बीच खड़ी कर देता है और खुद जाकर एक चेयर पर बैठ गया। वह जोर से बोला, काल। आग्नेय के आवाज देते ही वहां एक जोर की दहाड़ गूंज उठी, जिससे धनुषी अंदर तक कांप गई। वहां अंधेरे में से धीरे धीरे एक ब्लैक पैंथर बाहर आने लगा, जिसकी पीली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। धनुषी उसे देखकर डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी। वह पूरी की पूरी पसीने से भीग चुकी थी। काल धीरे धीरे धनुषी की तरफ बढ़ने लगा। धनुषी काल की तरफ देखते हुए आग्नेय से डरते हुए बोली, प्लीज जय से मुझसे दूर रखो। आग्नेय बोला, भूल गई क्या मैं तुम्हारी लाइफ का विलेन हूं और विलेन ऐसे ही होते हैं। धनुषी का सिर भारी होने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। वो अपनी धुंधली पड़ती नजरों आग्नेय को देखते हुए कमजोर आवाज में आग्नेय से बोली, सेव मी। इतना बोलते ही धनुषी बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही आग्नेय की बाहों में थी। काल आग्नेय की तरफ गुर्राया, जैसे कह रहा हो, ये सुंदर लड़की कौन है। आग्नेय काल को देखते हुए बोला, मेरी वाइफ है और तुम्हारी बॉस। काल धनुषी के पास गया और उसके पैर को चाटने लगा और उसे सूंघने लगा। आग्नेय ने धनुषी को गोद में उठा लिया और काल को जलन भरी नजरों से घूरते हुए बोला, इसके पास मत आओ। काल आग्नेय की तरफ जोर से दहाड़ा, जैसे कह रहा हो, कुछ देर पहले तो बेचारी को डरा रहे थे और अब इस पर प्यार आ रहा है। आग्नेय धनुषी को वहां से ले जाते हुए बोला, तुमसे मतलब। काल एक बार फिर गुर्राया, लेकिन आग्नेय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आग्नेय के जाते ही वो डोर फिर से बंद हो गया। आग्नेय धनुषी को रूम में लेकर गया और उसे बेड पर लेटा दिया। आग्नेय अपना अंगूठा धनुषी के होठों पर फेरते हुए बोला, क्यों तुम्हें दुख देने पर मुझे दुख होता है। हाँ हो तुम मेरा जुनून, लेकिन मेरा बदला जिसके लिए मैं बचपन से तड़प रहा हूं उसका क्या। आग्नेय ने धनुषी के होठों पर एक लाइट किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह लगातार उसके चेहरे को देख रहा था और उस दिन को याद करने लगा जब वो उस शख्स से मिलने गया था। फ्लैशबैक। आग्नेय बोला, प्लीज बता दीजिए, पापा को किसने मारा, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। उस इंसान ने बताना शुरू किया, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे पापा अपने टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके कुछ बिजनेस पार्टनर थे, जिनमें से एक संजय बिंद्रा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को तुम्हारे पापा को फंसाने के लिए भेजा। उन्हें ड्रग दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और वहां मोहिनी को निकाल दिया। लेकिन तब तक मोहिनी ने कुछ ऐसी तस्वीरें ले ली थी जिससे ये दिख रहा था कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिससे तुम्हारे पापा की बदनामी हो गई। उन्होंने तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। ऐसा क्यों था ये तो मुझे भी नहीं पता। उस इंसान ने एक गहरी सांस ली और फिर से बताना शुरू किया, एक हफ्ते में सब कुछ तबाह आ गए। हम सड़क पर आ गए और फिर एक रात हम जहां बड़ी मुश्किल से रह रहे थे वहां कुछ लोग आए, उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला। मैंने उनमें सिर्फ एक चेहरा देखा था, वो था संजय बिंद्रा का। जेल आने से पहले उसने मुझसे कहा था कि ये सब वो अपनी बेटी के लिए कर रहा है। आग्नेय की आंखें नफरत और गुस्से से लाल हो गई। फ्लैशबैक एंड। आग्नेय जिस सेंट्रल जेल में गया था उसमें से एक औरत बाहर निकली जो 40-50 के बीच में थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसके आगे एक कार आकर रुकी, उसमें से रक्षित बाहर निकला। वो उस औरत के गले लगते हुए बोला, आंटी आखिर आप बाहर आ ही गई। वो औरत रक्षित की पीठ थपथपाते हुए बोली, मुझे तो बाहर आना ही था कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद।
रक्षित उस औरत से अलग हुआ और बोला, अब जल्दी चलिए, आग्नेय आपको देखकर बहुत खुश होगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि आप आज ही बाहर आ रही हैं। वो औरत रक्षित के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गई। जब तक वो विला पहुंचे तब तक बहुत रात हो चुकी थी, तो रक्षित उस औरत को एक रूम में छोड़कर अपने रूम में चला गया। वो औरत उस रूम को गौर से देखने लगी और कुछ देर बाद सो गई। अगली सुबह आग्नेय हमेशा की तरह उठकर जिम में चला गया। 2 घंटे बाद वो जब आया तो धनुषी रूम में नहीं थी। उसे क्लोजेट रूम से आवाजें आ रही थी, तो वो समझ गया कि धनुषी कहाँ। आग्नेय नहाने बाथरूम में चला गया। धनुषी तैयार होकर बाहर निकली। उसके गाल पर प्रणव का थप्पड़ और होठों पर कट था, और चेहरे पर आग्नेय के उंगलियों के निशान भी थे जो आग्नेय के थे जब उसने गुस्से से धनुषी का चेहरा पकड़ा था। उसकी बाजू पर प्रणव और आग्नेय के हाथों के निशान थे और उसकी कलाई पर आग्नेय के उंगलियां छपी हुई थी। धनुषी अपनी दवाइयां लेकर नीचे चली गई। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। आग्नेय बाथरूम से बाहर आया और बोला, कहाँ जा रही हो? आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। धनुषी मुड़ी और बोली, तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आग्नेय धनुषी के पास आते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ का विलेन हूं, तो अब तुम इस विलेन का असली रूप देखोगी, वो भी धीरे धीरे। धनुषी नम आंखों से बोली, एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी है? आग्नेय इविल तरीके से हंसते हुए बोला, प्यार? यू आर जस्ट मीडियम फॉर माई रिवेंज एंड नथिंग मोर देन दैट। आग्नेय के इन शब्दों ने धनुषी को अंदर से तोड़ दिया था। वो अब तक एक आस में थी, लेकिन अब वो भी नहीं थी। धनुषी की आंखों से आंसू बहने लगे। आग्नेय ने धनुषी की तरफ पीठ कर ली और बोला, अब ये अपना मेलो ड्रामा बंद करो। मैं थक गया हूं बात बात पर ये आंसू देखकर, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था आई हेट टीयर्स। धनुषी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, तुमने सही कहा, वैसे भी ये आंसू सही इंसान के लिए बहने चाहिए जो इसके काबिल हो, और वो तुम तो बिल्कुल नहीं हो। धनुषी की बात सीधे आग्नेय के दिल पर लगी थी, लेकिन आग्नेय ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और जबरदस्ती उसे नीचे लेकर जाने लगा। वो सीढ़ियों के पास ही पहुंचा था कि उसका फोन बजा। वो धनुषी को वहीं छोड़कर फोन पर बात करने चला गया। धनुषी नीचे चली गई। नीचे हॉल में वही औरत बैठी थी जो कब से दोनों को देख रही थी। धनुषी की नजर जब उस औरत पर गई तो वो उस औरत को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने कुछ मेड को छोड़कर इस घर में उसके अलावा कोई औरत देखी थी। वो औरत बड़े ध्यान से धनुषी को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो औरत उठकर धनुषी के पास आई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता जुलता लग रहा है। धनुषी ने अपने चेहरे को हाथ लगाया और उस औरत को देखने लगी। वह औरत उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? धनुषी बोली, आप कौन है? आग्नेय नीचे आया। उसने जब उस औरत को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो तेज कदमों से उसके पास जाते हुए बोला, माँ। धनुषी हैरानी से आग्नेय को और उसकी माँ, जिसका नाम मीरा था, उसे देखने लगी। उसने पहली बार आगे को इमोशनल होता देखा था। आग्नेय अपनी माँ के गले लग गया। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। रक्षित भी वहां आ गया। उसने धनुषी के सिर पर हाथ फेरा। धनुषी ने पलटकर रक्षित की तरफ देखा तो वह गुस्से से आग्नेय को देखने लगा। रक्षित ने धनुषी का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। आग्नेय ने दोनों को जाते हुए देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आग्नेय मीरा जी से दूर हुआ। मीरा जी ने जाती हुई धनुषी को देखा और बोली, कौन है वो? आग्नेय कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, हमारे दुश्मन की बेटी। मीरा जी आग्नेय को घूरते हुए बोली, अच्छा, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? आग्नेय डोर की तरफ देखते हुए बोला, मैंने उनसे बदला लेने के लिए इससे जबरदस्ती शादी कर ली। आग्नेय के बात खत्म होते ही आग्नेय का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, क्योंकि मीरा जी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। आग्नेय हैरानी भरी नजरों से अपनी मां को देखने लगा। ये उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था और ये पहली बार था जब उसकी मां ने उस पर हाथ उठाया था। मीरा जी नाराजगी से बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आग्नेय। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करो? आग्नेय के दिल में धनुषी के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आग्नेय मन में बोला, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा बेबी डॉल, तुम्हारी वजह से आज माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है। मीरा जी बोली, बदले लेने के और भी तरीके हैं। आग्नेय बोला, माँ आप क्यों उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही है? वो हमारे दुश्मन की बेटी है और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आग्नेय गुस्से में वहां से निकल गया। मीरा जी भी अपने रूम में चली गई। रक्षित धनुषी को इशिका के पास छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे किसी मीटिंग में जाना था। धनुषी इशिका को लेकर हॉस्पिटल चली गई। वो एक डॉक्टर के सामने बैठी थी जो एक बुजुर्ग थे। डॉक्टर शर्मा बोले, देखो बेटा, ये तुम्हारा लास्ट कोर्स है, इसके बाद तुम्हें एक बार एमआरआई करानी ही होगी।
धनुषी बोली, जी डॉक्टर, मैं जरूर करवा लूंगी। धनुषी अपना चेकअप करवाकर वहां इशिका के साथ उसके अपार्टमेंट में चली गई जहां वो ना जाने कितने दिनों बाद आई थी। इशिका उससे बोली, तू उसे छोड़कर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, जहां वो तुम तक पहुंच ही ना सके। क्या हालत कर दी है उसने तेरी। धनुषी ने काउच पर बैठते हुए बोली, चाहती तो मैं भी यही हूं लेकिन कर नहीं सकती। इशिका उसके पास बैठते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकती। धनुषी खाली आंखों से सामने देखते हुए बोली, बिकॉज दैट वन पर्सन इज माई बेस्ट ड्रीमर एंड माई वर्स्ट नाइटमेयर। इशिका ने उसे गले लगा लिया। धनुषी इशिका से बोली, तेरा भाई के साथ क्या चल रहा है। इशिका नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं चल रहा, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, अब मैं चलती हूं। इतना बोल इशिका वहां से चली गई। धनुषी वही बैठी कुछ सोचने लगी। उसे अब कैसे भी कर सब कुछ पता लगाना था, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। धनुषी ने अपना फोन लिया और रक्षित को कॉल लगा दिया। रक्षित जो मीटिंग में बैठा था उसने एक्सक्यूज मी बोलकर फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो। धनुषी बोली, भाई हमें आपसे कुछ पूछना था। रक्षित प्यार से बोला, ठीक है मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आता हूँ। रक्षित अपनी मीटिंग खत्म कर धनुषी के पास चला गया। धनुषी सोफे पर बैठी रक्षित का ही वेट कर रही थी। डोर बेल की रिंग बजी। धनुषी जल्दी से खड़ी हुई और डोर ओपन किया। सामने रक्षित खड़ा था। धनुषी सामने से हटते हुए बोली, आइए भाई। रक्षित अंदर आते हुए बोला, बोलो क्या बात करनी है। रक्षित बोलते हुए किचन में चला गया और पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगा। धनुषी हिचकिचाते हुए बोली, भाई पहले प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपसे जो पूछूंगी वो आप मुझे बताएंगे, वो भी बिना किसी बहाने के। रक्षित बोलते हुए किचन में चला गया और पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगा। धनुषी हिचकिचाते हुए बोली, भाई पहले प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपसे जो पूछूंगी वो आप मुझे बताएंगे, वो भी बिना किसी बहाने के। रक्षित को समझ आ चुका था कि वह क्या पूछने वाली है। रक्षित ने पानी की बोतल रखी और कॉफी बनाते हुए बोला, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो। धनुषी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज भाई, मुझे सब कुछ जानना है, मैं थक गई हूं उसका टॉर्चर सहते सहते, वो भी उस बात की जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रक्षित ने उसे कॉफी देते हुए बोला, धनुषी उसके बारे में तुम्हें वो ही बताए तो अच्छा है। धनुषी बोली, लेकिन वो कुछ नहीं बताने वाला। रक्षित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताने वाला। रक्षित और धनुषी काउच पर जाकर बैठ गए। रक्षित बोला, ये सब शुरू हुआ था आज से 20 साल पहले, जब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। फ्लैशबैक, एक बड़े से घर में जिसके बाहर आर्यन पैलेस लिखा हुआ था। उसमें पार्टी चल रही थी, सब हंसी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस पार्टी में संजय बिंद्रा और सुनील शेट्टी भी थे। आज उस पार्टी की शान था आग्नेय, जिसका आज 8वां जन्मदिन था, लेकिन वो उदास बैठा था। अर्णव आर्यन अपने बेटे के पास बैठते हुए बोले, क्या हुआ, आज बर्थडे बॉय अपसेट क्यों है। आग्नेय मुंह फुलाते हुए बोला, पापा देखिए ना, अंकल छाया को लेकर अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले आएंगे और रक्षित भी नहीं आया। अर्णव जी उसे गोद में बैठाते हुए बोले, बेटा हो सकता है कि उन्हें कोई काम आ गया हो, या वो कहीं फंस गए हो। मीरा जी वहां आते हुए बोली, दोनों बाप बेटों के बीच क्या बातें चल रही है। अर्णव जी हंसते हुए बोले, कुछ नहीं, बस ये छाया और रक्षित के ना आने से दुखी है। मीरा जी बोली, मेरे पास राधा का मैसेज आया है, उन्हें आने में देर हो जाएगी, तो अब चलकर केक काटो। आग्नेय अर्णव जी की तरफ देखने लगा। संजय वहां आते हुए बोला, आर्यन साहब, आपके दोस्त नहीं दिख रहे, वो नहीं आएंगे क्या। अर्णव जी आग्नेय को लेकर खड़े होते हुए बोले, मिस्टर बिंद्रा, उन्हें आने में देर हो जाएगी। संजय जी अजीब तरह से हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, हम चलकर केक काटते हैं। सुनील जी वहां आए और बोले, मिस्टर आर्यन, हमें कुछ देर में निकलना होगा। अर्णव जी ने हाँ में सिर हिला दिया और सब केक काटने के लिए इकट्ठा हो गए। आग्नेय अभी भी उदास था। वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। एक वेटर केक लेकर आया। मीरा जी और अर्णव जी के साथ मिलकर आग्नेय ने केक काटा और दोनों को खिलाने लगा। सब तालियां बजा रहे थे। मोहिनी जो संजय का हाथ पकड़कर खड़ी थी, वह लगातार अर्णव जी को देख रही थी। मोहिनी संजय जी से बोली, तुम्हारा ये पार्टनर तो बड़ा हॉट है। संजय जी मीरान जी की तरफ देखते हुए बोले, और इसकी बीवी भी। मोहिनी मीरा जी को जलन भरी नजरों से देखने लगी। वो किसी भी कीमत पर अर्णव जी को अपना बनाना चाहती थी, या फिर ये कहे कि वो हर मर्द का अटेंशन पाना चाहती थी। मोहिनी बोली, अब जब हम दोनों को हमारे टारगेट मिल ही गए हैं तो हम अपना काम शुरू करते हैं। संजय ने अर्णव जी को देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, कहीं मेरी लस्ट के चक्कर में हमारा इतने सालों का बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए।
मोहिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। सुशीला सुनील से बोली, हम हमारे अमित की दोस्ती अर्नव के बेटे से करा देते हैं, जिससे हमें फायदा होगा और हमारे प्लान में काम भी आएगा। सुनील ने अपने पास खड़े एक 5 साल के बच्चे को देखा जो अमित था। अमित दिखने में मोटा था। अमित बस केक को देख रहा था। सुनील जी बोले, तुम्हारे बेटे की नजर खाने से हटे तो वो हमारे कुछ काम आए ना। सुशीला जी ने अमित को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, बच्चा है। सुनील जी कुछ कहते उससे पहले ही अर्नव जी बोले, आप सब लोग खाना खाकर जाना। सब लोग उस एरिया में चले गए जहां खाना लगा था। आज ज्यादातर ऐसी चीजें थीं जो बच्चों को पसंद हो, हालांकि आग्नेय ऐसी चीजें बहुत कम खाता था। आग्नेय दौड़ते हुए गेट की तरफ जाने लगा। तभी उसी की उम्र के बच्चे ने उसके आगे पैर अड़ा दिया, जिससे आग्नेय नीचे गिर गया। वो खड़ा हुआ और गुस्से से उस बच्चे को देखने लगा। वहां 2 बच्चे खड़े थे, दोनों उसी की उम्र के थे। आग्नेय ने दोनों बच्चों को नीचे धक्का दे दिया, जिससे दोनों नीचे गिर गए। गिरते ही दोनों जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर सब लोग वहां आ गए। अर्नव जी ने दोनों बच्चों को खड़ा किया। आग्नेय से बोले, आग्नेय, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, ऐसे गुस्सा नहीं करते। आग्नेय दोनों को घूरते हुए बोला, लेकिन पापा पहले इन्होंने मुझे गिराया था। 2 औरतें आई और दोनों बच्चों को चुप कराने लगी। वह दोनों कोई और नहीं, समीर और प्रणव थे। मिसेज धवन बोली, आपका बेटा कितना बदतमीज है, इसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। मिसेज शाह बोली, हाँ, कोई अपने मेहमानों से ऐसे बिहेव करता है क्या। मीरा जी बोली, अपने बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो बिना मतलब किसी को कुछ नहीं कहता। मिसेज धवन बोली, हाँ, हमारे बच्चे ही बुरे हैं, आपका बच्चा तो इनोसेंट है। वहीं खड़ा एक बच्चा जो 6 साल का था वो बोला, पहले इन दोनों ने आग्नेय को गिराया था। उसकी बात सुनकर मिस्टर धवन और मिस्टर शाह बोले, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अर्नव ने आग्नेय को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। आग्नेय ने उस बच्चे को देखा और बोला, आग्नेय, आर्यन कभी किसी को सॉरी और थैंक यू नहीं बोलता, तुम्हारा ये एहसान मैं वक्त आने पर उतार दूंगा। आग्नेय वहां से गेट की तरफ चला गया। वो बाहर किसी का वेट करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब मेहमान भी धीरे धीरे जाने लगे थे। अर्नव जी आग्नेय की तरफ जाने लगे। उसी वक्त मोहिनी जानबूझकर अर्नव जी से टकरा गई। अर्नव जी मोहिनी को संभालते हुए बोले, आप ठीक है। मोहिनी एक सिडेक्टिव स्माइल के साथ बोली, जी, अब आपने संभाला है तो कैसे ठीक नहीं होंगी। अर्नव जी मोहिनी से दूर खड़े हो गए। संजय जी अर्नव जी के पास आए और बोले, तो कल हम डील साइन कर लेते हैं। अर्नव जी आग्नेय की तरफ देखते हुए बोले, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। संजय जी भी मोहिनी को लेकर वहां से चले गए। उसके पीछे पीछे सुनील और सुशीला भी अमित को लेकर चले गए। अमित के हाथ में अभी भी केक का बड़ा पीस था। वो बड़े ही अजीब तरीके से केक खाते हुए जा रहा था। सबके जाने के बाद जब आग्नेय अंदर आने लगा तो उसे अपने पीछे से एक आवाज आई, आग्नेय। आग्नेय ने पीछे पलटकर देखा तो उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था, जिसे जगह जगह चोट लगी हुई थी और उनसे खून बह रहा था। आग्नेय जल्दी से उसके पास गया और उसे संभालते हुए बोला, रक्षित, तुम्हें क्या हुआ, और अंकल आंटी और छाया कहाँ है। रक्षित की आंखों से आंसू बह गए। वह रोते हुए बोले, वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। रक्षित इतना बोलते ही बेहोश हो गया। आग्नेय जोर से चिल्लाया, माँ, पापा। मीरा जी और अर्नव जी भागते हुए बाहर आए। उन्होंने जब रक्षित की ये हालत देखी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। अर्नव जी ने रक्षित को गोद में उठाया और अंदर ले गए। मीरा जी डॉक्टर को कॉल करने लगी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर वहां आ गए। उन्होंने रक्षित को इंजेक्शन लगाए और जख्मों पर दवाई लगाकर पट्टी करते हुए बोले, लगता है इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इनका ख्याल रखना और ये दवाइयां टाइम पर देते रहना। अर्नव जी डॉक्टर को बाहर छोड़ने चले गए। वो अंदर आए और मीरा जी से बोले, मैं देखकर आता हूं क्या हुआ है। मीरा जी ने आग्नेय को देखा, जिसकी आंखें नम थी। आग्नेय अर्नव जी के पास आया और बोला, पापा, मैं भी चलूंगा, मुझे मेरी छाया को ढूंढना है। अर्नव जी आग्नेय को समझाते हुए बोले, बेटा, इस वक्त आपके दोस्त को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आग्नेय ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अर्नव जी के साथ जाना चाहता है। मीरा जी बोली, अपना ध्यान रखना। अर्नव जी ने मीरा जी और आग्नेय के फोरहेड पर किस किया और कुछ गार्ड के साथ वहां से निकल गए। जब वो एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे तो वहां 2 कारें बहुत बुरी तरह जल रही थी। वो कारें गार्ड्स की थी, जिसे अर्नव जी ने देखते ही पहचान लिया। अर्नव जी जो गार्ड के पास गए, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो बोला, सर, उन्हें मार डाला, उनकी कार नीचे है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अर्नव जी बोले, कौन थे वो लोग। वो गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि उसके सांसों की डोर टूट गई।
अर्नव जी ने एक खाई की तरफ देखा और वहां दौड़ते हुए गए। नीचे एक कार जल रही थी। वो दौड़ते हुए नीचे गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पहुंचते ही वो कार ब्लास्ट हो गई और एक हाथ अर्नव जी के पैरों के पास आ गिरा। अर्नव जी ने उस हाथ को उठाया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया था। प्रेजेंट टाइम रक्षित की आंखों में ये सब बताते हुए आंसू थे। धनुषी भी नम आंखों से रक्षित को ही देख रही थी। रक्षित बोला, उस दिन मैंने अपने परिवार को खोया था और अपनी बहन को भी, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। धनुषी बोली, आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि आपने भी अपनी फैमिली खोई है। रक्षित एक स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं। धनुषी बोली, लेकिन भाई, छाया के बारे में वो राक्षस क्यों पूछ रहा था? रक्षित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसे बचपन से ही लड़कियों के पास जाना पसंद नहीं था, लेकिन छाया को वो किसी को छूने भी नहीं देता था। धनुषी ने कुछ नहीं कहा। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल थी और आंखों की भाव थे। धनुषी बोली, भाई आगे क्या हुआ था? रक्षित कुछ बोलता उससे पहले ही धनुषी के अपार्टमेंट का डोर एक जोर की आवाज के साथ खुला। दोनों उस तरफ देखने लगे। वहां आग्नेय खड़ा था, जो लाल आंखों से धनुषी को ही देख रहा था। रक्षित और धनुषी खड़े हो गए। आग्नेय अंदर आया और धनुषी को घूरते हुए रक्षित से बोला, तुम जा सकते हो, मुझे अपनी स्वीटहार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है। रक्षित वहां से चला गया। आग्नेय धनुषी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है आज मेरे लिए तुम्हारी नफरत और ज्यादा बढ़ गई है। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। धनुषी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा था ना, तो तुम मुझसे दूर रहो। आग्नेय पास आया और उसे वॉल से सटाते हुए बोला, भूल जाओ। आग्नेय ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे रफली किस करने लगा। आग्नेय के मुंह में खून का टेस्ट आने लगा था, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। धनुषी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका सिर फिर से दुखने लगा। वो ऐसे ही बेहोश हो गई। आग्नेय को जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने धनुषी को देखा और दांत पिसते हुए बोला, ये लड़की इतनी कमजोर क्यों है? जब देखो बेहोश हो जाती है। सोचकर आया था कि आज उसे ऐसी सजा दूंगा कि ये मेरे नाम से भी कांपेगी, लेकिन सब बेकार हो गया। धनुषी की दवाइयां वहीं कॉफी टेबल पर रखी थी, जिस पर अभी तक आग्नेय का ध्यान नहीं गया। आग्नेय ने उसे गोद में उठाया और रूम ले गया। वो धनुषी को घूरते हुए बोला, तुम्हें तो मैं सजा देकर रहूंगा। उसने पानी का ग्लास उठाया और धनुषी के मुंह पर सारा पानी फेंक दिया, जिससे धनुषी की हड़बड़ाहट के साथ आंखें खुल गईं। आग्नेय उसे गोद में उठाकर बालकनी में लेकर गया और उसे बालकनी की रेलिंग पर बैठाते हुए बोला, अपनी मौत को करीब से देखना चाहती हो? धनुषी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसे धक्का दे दिया। धनुषी की एक चीख निकल गई जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। धनुषी गिरती उससे पहले ही आग्नेय ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त धनुषी आग्नेय के हाथ के सहारे लटकी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। धनुषी का अपार्टमेंट 10th फ्लोर पर था। धनुषी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आग्नेय बोला, अपनी आंखें खोलो और अपनी मौत को करीब से देखो। मुंबई, एक आलीशान घर के अंदर एक आदमी का फोन बजा। यह मिस्टर शाह थे। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर मिस्टर शाह गुस्से में भर गए। वो फोन पर ही चिल्लाते हुए बोले, उस आग्नेय आर्यन की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं उसकी जान ले लूंगा। मिस्टर शाह ने फोन काट दिया। मिसेज शाह की आंखों में आंसू थे। वह नफरत से बोली, मैं जल्द से जल्द उसके मौत की खबर सुनना चाहती हूँ। मिस्टर शाह भी गुस्से में बोले, बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। मेघालय, समीर अपने डैड से बात कर रहा था। समीर बोला, डैड मैं बहुत जल्द उस आग्नेय से उसकी सबसे प्यारी चीज छीनने वाला हूँ। दूसरी तरफ से मिस्टर धवन की आवाज आई, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, उसे इतना तड़पाना जिसकी कोई हद नहीं। समीर बोला, यस डैड। समीर ने फोन काटा और पीछे पलटा। पीछे उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, जिसके शरीर पर सिर्फ एक टॉवल था। समीर उसके पास गया और बोला, तुम्हें अच्छे से पता होता है कि मुझे कब तुम्हारी जरूरत है। काजल बोली, तुम क्या छीनने वाले हो उससे? समीर उसके होठों पर होंठ रखते हुए बोला, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।